हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 15th ऑफ फेब के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिएगा, हमारे जो 38th एडिशन नेशनल गेम्स हो रहे थे वो भी कंक्लूड हो चुके हैं। अब मेडल टैली में कौन है टॉप पर, किसे कौन सी ट्रॉफी मिली है, वो सारी बातें आज के वीडियो में हमें डिस्कस करनी है। इसके अलावा आज हम अरब कंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएसए विजिट पे गए हुए हैं, तो उसके क्या आउटकम्स हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना और एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं 15 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो सबसे पहली न्यूज आती है एक इंडेक्स से या कह सकते हो एक रिपोर्ट से। ठीक है, आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में बेसिकली बताया गया है कि हमारे राज्यों के स्तर पर, हमारा जो स्टेट लेवल है उनमें जो पंचायतों का स्तर है, पंचायतों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इस डेटा को या इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है और इस रिपोर्ट का टाइटल है स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है डिवोल्यूशन ऑफ पावर और रिसोर्सेज, मतलब आपकी शक्तियों का और आपके रिसोर्सेज का बंटवारा राज्यों के लेवल पे, पंचायतों के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे किस प्रकार से किया गया है। तो इसी के अंदर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया था, एक अमेंडमेंट किया था, 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 73वें नंबर का जो संविधान संशोधन किया गया है 1992 में, जहां पर आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है 11वें नंबर की अनुसूची, मतलब 11th नंबर के शेड्यूल में। और इसमें कहा गया है कि पावर एंड फंक्शन क्या होंगे पंचायतों के। तो पावर और फंक्शन के बारे में हमें 11वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। क्लियर है? अब इस रिपोर्ट को किसने प्रिपेयर किया है? तो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने का काम इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईआईपीए, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली ने इसे पब्लिश किया है। इसे रिपोर्ट को तैयार करने का काम किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पहली रिपोर्ट 2006-7 में तैयार हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको अलग रखा गया है इस रिपोर्ट से। ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज बीन कवर्ड इन द रिपोर्ट एक्सेप्ट। अब यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं या कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिन्हें अलग रखा गया है? तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन तीनों राज्यों में 73rd नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए इन तीनों राज्यों को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। फिर हमारा जो एनसीआर मतलब दिल्ली वाला एरिया है, उसमें भी पंचायतों को सस्पेंड कर दिया गया था 1990 में, इसलिए दिल्ली वाले एरिया को भी इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, यहाँ पर भी पंचायत एप्लीकेबल नहीं होती। तो ये कुछ राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर इस रिपोर्ट को शामिल नहीं किया गया है, जहां पर इन राज्यों को शामिल नहीं किया गया है। नाउ बात करते हैं यहाँ पर इंडेक्स में 6 डायमेंशन और 25 सब इंडिकेटर्स को शामिल किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली राज्यों की रैंकिंग यहाँ पर की गई है। डायमेंशंस कौन कौन से हैं? फ्रेमवर्क, फंक्शन, फाइनेंस, फंक्शनिंग, कैपेसिटी इन्हांसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इस तरीके से 6 डायमेंशन पे रेटिंग की गई है। तो टॉप पर आपको कर्नाटका देखने को मिल जाएगा इन द डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज बिटवीन स्टेट एंड पंचायत। तो कर्नाटका फर्स्ट नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे केरला एंड थर्ड नंबर पे आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। तो आपको टॉप 3 स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने राज्य के बारे में, अपने जो भी स्टेट है उसके बारे में उसका स्कोर आप थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना है। क्लियर इतनी चीजें? डन। नाउ बात हो रही है आईआईपीए के बारे में, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ऑटोनोमस एकेडमिक इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसका फॉर्मेशन 1954 में हुआ था और रजिस्टर है अंडर द सोसाइटी एक्ट ऑफ 1860। ठीक है, इस सोसाइटी का या फिर इस बॉडी के हेड कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब जगदीप धनखड़ है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? चलिए अगली कहानी हम यहाँ पे समझेंगे 38 नेशनल गेम्स के बारे में। हम सभी को पता है 38 नंबर के नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हो रहे थे और कंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें मेडल टैली पे सर्विसेज आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगी। सर्विसेज को 121 मेडल्स मिले हैं, जिसमें से 68 आपको गोल्ड मेडल देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है, तो सर्विसेज आपको टॉप पर मिलेगी विद 121 मेडल्स और 68 गोल्ड मेडल्स हैं। तो इसमें जो मेडल टैली पे टॉप पर होता है, जिसको सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मिलते हैं, उसको एक ट्रॉफी भी मिलती है। उस ट्रॉफी का नाम क्या है? राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी। तो राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी किसको मिली है? सर्विसेज को मिली है, और 5वीं बार राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी सर्विसेज की टीम को मिली है। तो फर्स्ट नंबर पे सर्विसेज है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के पास 198 मेडल्स हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सर्विसेज के पास 121 मेडल है और महाराष्ट्र के पास 198 मेडल है, लेकिन सर्विसेज टॉप पर है और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, क्योंकि हम जो मेडल टैली डिजाइन करते हैं वो गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंगली करते हैं। सर्विसेज के गोल्ड मेडल ज्यादा है 68, और महाराष्ट्र के गोल्ड मेडल कम है विच इज 54। तो आपको सर्विसेज टॉप पर मिल जाएगी विद 121 मेडल्स, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे हरियाणा और फिर कर्नाटका आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं 39 नंबर के जो समर गेम्स नेशनल गेम्स होंगे 2027 में, उसे मेघालय होस्ट करेगा। इसके पहले कुछ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो कि आपके जो नेशनल गेम्स है उनको होस्ट कर चुके हैं। मणिपुर ने 30th नंबर के नेशनल गेम्स को 1999 में होस्ट किया था, वहीं आसाम ने 33 नंबर के एडिशन के नेशनल गेम्स को 2007 में होस्ट करने का काम किया था। अब यहाँ पे 4 स्पोर्ट्स काफी ज्यादा चर्चा में थे। कौन कौन से स्पोर्ट? मलखम और योग आसन। पहले इन्हें एज अ डेमोन्स्ट्रेशन एड ऑन किया गया था 38 नंबर के नेशनल गेम्स में, बाद में इसको अपग्रेड करके मेडल बेस्ड स्पोर्ट में शामिल कर लिया गया था मलखम और योगासन को। इसके अलावा बात करेंगे राफ्टिंग के बारे में और कलारिया पत्तू के बारे में। ये दोनों भी डेमोन्स्ट्रेशन गेम की तरह 38 नेशनल गेम में शामिल किए गए थे, मतलब इसके लिए कोई भी मेडल अलॉटमेंट नहीं था। तो ये कुछ बातें आपको अबाउट द नेशनल गेम्स पता होनी चाहिए। इतनी चीजें क्लियर हो? बातें समझ में आ रही हैं? अगर करंट अफेयर से संबंधित कोई डाउट रह जाता है, कोई टर्म है जो नहीं समझ में आ रही है अगर इन केस, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या पर्सनली भी आप मुझे टेलीग्राम पे सर्च करके मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कहानी क्लियर हो रही है तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। अभी कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैडम बैठ के मत पढ़ाओ, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाओ, तो अभी पॉसिबल नहीं है। मैं एक्चुअली घर पे हूँ, घर पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप सभी को पता है बैंगलोर में डिजिटल बोर्ड है, और ऊपर से मेरे पैर में भी काफी ज्यादा चोट है, तो मैं इतनी देर खड़े होकर आपको नहीं पढ़ा सकती। तो आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए कि क्वालिटी कंटेंट, टू द पॉइंट कंटेंट आपको मिल रहा है, करंट अफेयर्स बेहतरीन तरीके से चल रहा है, इतना काफी है। फिलहाल आप इतने पे फोकस कर लो, ठीक है? फिर कभी हम देखेंगे डिजिटल बोर्ड में वापस से क्लासेस को रिज्यूम करेंगे, ठीक है? हाँ जी, इसके अलावा यहाँ पर 2 मैगजीन्स अवेलेबल हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। पहली मैगजीन है बैंकिंग करंट अफेयर, जिसमें पूरे मंथ की बैंकिंग न्यूज और बैंकिंग एमसीक्यूज 100 से ज्यादा ही एमसीक्यूज है, इनको यहाँ पे शामिल किया गया है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जनवरी मंथ के 250 एमसीक्यू प्लस वन लाइनर्स को भी लॉन्च किया गया है यहाँ पर। ये दोनों मैगजीन प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, केवल 25 रुपए में है, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। क्लियर? आज की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, राष्ट्रपति शासन जिसे हम कहते हैं। ऐसा कब होता है? जब स्टेट की मशीनरी सही तरीके से काम नहीं करती, जब राज्य की जो सरकार है वो गिर जाए, वो अपने बहुमत को खो दे, मेजोरिटी उसकी लॉस हो जाए, तो ऐसे केसेस में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल पर्टिकुलर स्टेट में लगाया जाता है अंडर द आर्टिकल 356, अंडर द आर्टिकल नंबर 356। तो यहाँ पे हम सभी को पता है कि मणिपुर के जो सीएम है वीरेंद्र सिंह, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, और इनके इस्तीफा देने के बाद प्रेसिडेंट रूल अंडर द आर्टिकल 356 लगा है। कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर में ये 12वीं बार है जब आपको यहाँ, सॉरी, ये 11वीं बार है जब मणिपुर में आपको प्रेसिडेंट रूल देखने को मिल रहा है। 11th टाइम है जब मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल देखने को मिल रहा है। और अभी जो एग्जिस्टिंग असेंबली थी मणिपुर की, वो 2027 में डिसॉल्व हो रही थी, लेकिन उसके पहले ही सीएम बीरेन सिंह ने रेजिग्नेशन दे दिया। अब क्या इम्पैक्ट होता है प्रेसिडेंट रूल लगने से? तो इम्पैक्ट के बारे में बात करूं तो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर या कार्यकारी संबंधी पावर होती हैं, शक्तियां होती हैं, वो कहां पर ट्रांसफर हो जाती है? प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफर हो जाती है, मतलब प्रेसिडेंट के पास अधिकार आ जाते हैं। जैसे कि फरवरी मंथ है, फरवरी मंथ में राज्यों के भी बजट पेश किए जाते हैं, राइट? अब जब किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट का जो बजट लेकर आता है वो पार्लियामेंट लेकर आता है। उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए कानून बनाने के अधिकार किसके पास आ जाते हैं? संसद, मतलब पार्लियामेंट के पास आ जाते हैं जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो
जुडिशरी है, मतलब आपका जो हाई कोर्ट है, उसकी पावर में कोई भी चेंजेस नहीं होते प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद, और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होते प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद। इस बात को याद रखना है। अगर बात करें ड्यूरेशन क्या होता है, कितने समय के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, तो 6 महीने के लिए लगाया जाता है। लेकिन पार्लियामेंट की सहमति के साथ फर्दर 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाया जा सकता है। कब तक बढ़ाया सकता है? 3 साल तक। तो 6 6 6 6 महीने करते करते 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास कराना होता है पार्लियामेंट में। इतनी चीजें क्लियर है? तो आपका प्रेसिडेंट रूल 6 महीने के लिए होता है, लेकिन फर्दर इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट की अप्रूवल के साथ, सिंपल मेजोरिटी के साथ, और मैक्सिमम 3 साल तक के लिए प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, डन। चलिए, जैसे कि मैंने कहा अलग अलग राज्यों के बजट पेश किए जा रहे हैं, वैसे ही वेस्ट बंगाल का भी बजट पेश किया गया है 25-26 के लिए, जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनके लिए 4% डीए में हाइक कर दिया गया है। डीए 4% बढ़ा दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल से इफेक्ट में है। फिर 44 करोड़ रुपए का बजट अलॉटमेंट किया है पंचायत और रूरल डेवलपमेंट करने के लिए। 1500 करोड़ रुपए का बजट है आपके रूरल रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अंडर द पथश्री प्रोजेक्ट। तो पथश्री प्रोजेक्ट क्या है? वेस्ट बंगाल का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 1500 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है, और इसके अंदर क्या किया जाएगा? रूरल एरिया में रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। क्लियर है? फिर 41,000 करोड़ रुपीज का अलॉटमेंट इन्होंने किया है स्कूल एजुकेशन को इन्हांसमेंट करने के लिए। फिर 21,000 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने दिया है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। तो इस तरीके से बजट पेश किया है। अब इस बजट में एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम है नदी वंदन स्कीम। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की स्कीम है, 2025-26 के बजट में अनाउंस की गई है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसका पर्पस क्या है? जो नदियों में फ्लड आता है, बाढ़ की सिचुएशन आ जाती है, और कई सारे लोगों को फिर क्या होता है, जान माल की नुकसान होता है, उनको डिस्प्लेस करना होता है। तो नदी बंधन योजना का पर्पस है कॉम्बेट नेचुरल डिजास्टर और नई जॉब्स को क्रिएट करना। अगर हम नदी बंधन को ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है रिवर बॉन्ड। ठीक है, इसमें अलग अलग नदियों को इंटरकनेक्ट करना है और वेटलैंड्स को कनेक्ट करने का काम है। इसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, कई सारे जिलों में फोकस किया जाएगा, लेकिन स्पेशल फोकस आपको मुर्शिदाबाद और मालदा में देखने को मिल जाएगा। 200 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट है अंडर द नदी बंधन योजना टू टैकल रिवर बैंक इरोजन एंड सेफ गार्ड लाइवलीहुड। ठीक है, ये आपको स्कीम देखने को मिल जाएगी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे जो राजस्थान की असेंबली है उसने भी कुछ बिल पास किए हैं, और राजस्थान की असेंबली ने दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम को चेंज किया है अजमेर में। ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट रिनेम्ड फॉय सागर का नाम चेंज करके वरुण सागर झील कर दिया गया है। तो राजस्थान गवर्नमेंट हैज रिनेम्ड टू हिस्टोरिक ब्रिटिश एरा लैंडमार्क। दो इंपॉर्टेंट ब्रिटिश एरा लैंडमार्क के नाम चेंज किए गए हैं। पहला क्या है? 132 साल पुराना फॉय सागर लेक, इसका नाम चेंज करके वरुण सागर कर दिया गया है। दूसरा 113 ईयर ओल्ड किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन। तो किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम अजमेर में है ये, इसका नाम चेंज करके महर्षि दयानंद विश्रांत गृह रख दिया गया है। क्लियर है? अगर हम फॉय सागर लेक के बारे में बात करें, जिसका नाम वरुण सागर कर दिया गया है, इसका फॉर्मेशन एक ब्रिटिश इंजीनियर फॉय ने किया था 1892 में। फेमाइन के समय इसका तैयारी की गई थी, इस लेक का कंस्ट्रक्शन किया गया था, और अभी हिंदू गॉड ऑफ वाटर के नाम पे, लॉर्ड वरुण के नाम पे इसका नाम रखा गया है। वही बात करें किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, ये किंग एडवर्ड 7 के समय इसको तैयार किया गया था अजमेर में, इसका नाम चेंज करके महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया है। महर्षि दयानंद का संबंध आर्य समाज से है, जो कि फाउंडर रहे आर्य समाज के, और जिन्होंने निर्वाणा अटेंड किया था अजमेर में, इसलिए यहाँ पे इसका नाम चेंज किया गया है महर्षि दयानंद जी के नाम पर। तो ये दो चेंजेस यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, एशिया के टॉप 20 रिचेस्ट फैमिली की रेटिंग यहाँ पे की गई है। एशिया के जो 20 सबसे अमीर फैमिली हैं उनकी रैंकिंग की गई है। इन 20 फैमिलीज में से 6 फैमिली आपको भारत की देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मुकेश अंबानी की फैमिली यहाँ पे टॉप स्पॉट में है ऑन ब्लूमबर्ग एशिया रिचेस्ट फैमिली लिस्ट, और इनकी नेट वर्थ कितनी है? 90.5 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो अंबानी फैमिली फर्स्ट नंबर पे है फ्रॉम इंडिया। सेकेंड नंबर पे चेरा वेनॉट फैमिली थाईलैंड, फिर है आपका हार्टोनो फैमिली इंडोनेशिया, एंड फोर्थ नंबर पे आपको मिस्ट्री फैमिली देखने को मिलती है फ्रॉम इंडिया। और टॉप 20 में 6 फैमिली आपको भारत की देखने को मिल जाएंगी। चलिए,
अब यहाँ से क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, चाहे वो एसएससी एग्जाम है या रेलवे एग्जाम है। ध्यान से समझेंगे अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्या होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, हम सारी बातें समझेंगे। लेकिन पहले देखते हैं आखिरकार ये पूरा मामला न्यूज में क्यों है। देखिएगा, आप लोग जाते हैं जब किसी हाईवे पे तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। और टोल टैक्स जो होते हैं वो क्यों लिया जाता है कि आप जिस रोड पे ट्रेवल कर रहे हो, हमने वो रोड कंस्ट्रक्ट की है, इस रोड में जितनी भी एमिनिटीज होंगी, चाहे वो एम्बुलेंस हो, गाड़ी अगर आपकी खराब हो गई तो गाड़ी को टो कराना हो, आपके हाईवे पे कोई भी गड्ढे ना हो, हाईवे प्रॉपर्ली मेंटेन हो, तो इस सारी चीजों के लिए आपसे टोल टैक्स लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा है कि जो टोल टैक्स लिया जा रहा है नेशनल हाईवे पे, लेकिन इस टोल टैक्स को तो लिया जा रहा है, लेकिन प्रॉपर एमिनिटीज पैसेंजर्स को प्रोवाइड नहीं की जा रही है, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। ऐसा किसने कहा है? पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कहा है। किससे कहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा है। बात समझ में आई कि पब्लिक अकाउंट कमेटी न्यूज में क्यों है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट रिसेंटली डायरेक्टेड टू द गवर्नमेंट टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग रूल that decide the toll tax on the national highway. इन्होंने कंसर्न रेज किया है ओवर excessive toll collection on the national highway and failure of toll operator टू प्रोवाइड पैसेंजर एमिनिटीज। पैसेंजर को सुविधाएं तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन टोल को पर्याप्त मात्रा में लिया जा रहा है। नाउ बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसका फॉर्मेशन 1921 में हुआ था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और लोकसभा की रूल बुक के अकॉर्डिंगली 308 नंबर के रूल में आपको प्रोसीजर बताई गई है पब्लिक अकाउंट कमेटी की। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपको, वन सेकेंड, ये चेंज नहीं हो रही है मेरी स्लाइड, वेट अ मिनट, व्हाट्स हैपन। हाँ जी, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और आपके 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको कौन चुनता है? उनको अपॉइंट करने का काम या इलेक्ट करने का काम लोकसभा स्पीकर करता है। और राज्यसभा से जो चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, वो 7 मेंबर को इलेक्ट करते हैं। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसका टेन्योर 1 साल का होता है, लेकिन मिनिस्टर इस कमेटी के मेंबर नहीं होते। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 22 मेंबर होते हैं। नाउ बात करते हैं P8I एयरक्राफ्ट के बारे में। आपको यहाँ पर ये P8I एयरक्राफ्ट देखने को मिल रहा है और इंडिया प्लान कर रही है कि 6 नए P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करेगी, खरीदेगी फ्रॉम द यूएसए। ठीक है, तो इंडिया इज लुकिंग टू रिवाइव द प्रपोजल टू प्रोक्योर 6 more P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फ्रॉम द यूएसए। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग बोइंग ने की है फॉर इंडियन नेवी। और ये लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड 789 किलोमीटर पर आवर की है और मैक्सिमम एल्टीट्यूड 12,000 मीटर की हाइट पर ये फ्लाइट कर सकता है। इसकी मैक्सिमम रेंज 2222 किलोमीटर की है और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ ग्रॉस वेट है ये 85,000 केजी आपको मिल जाएगा, जिसमें 9 क्रू मेंबर्स रह सकते हैं। तो इसको हम प्रक्योर किससे कर रहे हैं? यूएसए से हम प्रक्योर करेंगे। नाउ बात करते हैं अरब लीग के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ये जो कंट्रीज आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं, इनको ही अरब लीग कहते हैं। जनरली यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अरेबिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अरब लीग का फॉर्मेशन, अरब लीग एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, पहली चीज तो आपको याद रखना है, जो मिडिल ईस्ट और कुछ अफ्रीका की कंट्रीज को मिलाकर अरब लीग का फॉर्मेशन किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर इजिप्ट में है। इनिशियली इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था और 6 मेंबर हुआ करते थे, इजिप्ट, इराक, फिर इसके अलावा जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया और यमन। बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी फिलहाल में 22 मेंबर आपको मिल जाएंगे। इजिप्ट में इसका हेडक्वार्टर है, अरेबिक इसमें भाषा बोली जाती है और 4 नेशन है जो कि इसका ऑब्जर्वर स्टेटस रखते हैं, जिसमें से एक इंडिया है। इंडिया के अलावा ब्राजील, इरिट्रिया और वेनेजुला है जिसके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है अरब लीग में। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्लान दिया था कि गाजा को रिलोकेट करते हैं और गाजा के रिलोकेशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया है अरब लीग ने, इसलिए पूरा मामला अरब लीग का आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर इतनी चीजें? तो अरब लीग आपको एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगा, जिसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। चलिए अब अगली कहानी समझते हैं। आप सभी लोगों ने एक वर्ड के बारे में जरूर सुना होगा जिसके बारे में एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, विच इज आईवीएफ। ठीक है, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? जब कोई लेडी प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाती है या वो कंसीव नहीं कर पाती या कुछ मेडिकल, मेल में या फीमेल में कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं, तब आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी के लिए।
आईवीएफ में क्या किया जाता है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी एक तरीके से बोल देते हैं समटाइम्स। तो आईवीएफ में क्या किया जाता है, मेल बॉडी से स्पर्म लिया जाता है, फीमेल बॉडी से एग लिया जाता है, इनको फर्टाइल कराया जाता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या किया जाता है, जो फीमेल बॉडी है उसकी ओवरी में इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है। तो आईवीएफ में आपको मेल स्पर्म और मेल फीमेल आपको गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है आईवीएफ के लिए, ठीक है। या हो सकता है कोई ऐसी लेडी है जिसकी बॉडी में एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में हमें एक डोनर की जरूरत होती है। या कोई मेल है जिसमें स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, तो ऐसे केस में हमको क्या होता है, एक मेल डोनर की जरूरत होती है। तो आईवीएफ के केस में सम टाइम हमें डोनर की रिक्वायरमेंट भी हो जाती है। अब इसी का एक एडवांस वर्जन तैयार हो रहा है, विच इज आईवीजी। आईवीजी का मतलब होता है इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपको मेल या फीमेल बॉडी से गैमेट्स की रिक्वायरमेंट, मतलब स्पर्म या फिर एग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसमें क्या किया जाएगा, जो बॉडी की स्टेम सेल है, आपके ब्लड में, आपके स्किन में, आपके बालों में जो स्टेम सेल होती हैं, तो उन स्टेम सेल की मदद से, मतलब मेल बॉडी से और फीमेल बॉडी से हमें क्या चाहिए, स्टेम सेल चाहिए, और उस स्टेम सेल से हम स्पर्म और एग का फॉर्मेशन करेंगे। क्या बना लेंगे, हम स्पर्म बना लेंगे और एग बना लेंगे, और एग और स्पर्म को बनाने के बाद इनका फर्टिलाइजेशन करा के हम वापस से फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। बाकी रिमेनिंग प्रोसेस वैसी ही है जैसे कि आईवीएफ में होती है, बस इनिशियल प्रोसेस अलग है। यहाँ पे हमें मेल और फीमेल बॉडी के गैमेट नहीं चाहिए, हमें मेल और फीमेल बॉडी की स्टेम सेल चाहिए, जो कि ब्लड में भी होती है, स्किन में भी होती है, हेयर्स में भी होती है, और उस स्टेम सेल से हम क्या तैयार करेंगे, स्पर्म और एग को तैयार करेंगे। तो अभी फिलहाल जापान के साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली एक माइस क्रिएट किया है आईवीजी से, और ऐसा बोला जा रहा है कि यूके के रिसर्चर्स आने वाले 3 सालों के अंदर मेल बॉडी में, या फिर कह सकते हो कि आपका ह्यूमन बॉडी में ट्रायल करेंगे, और उसके बाद आईवीएफ को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, आईवीजी से। ऐसा ऐसा रिसर्चर्स का कहना है, ठीक है जी। क्लियर हो चुका है कि क्या होता है आईवीजी। तो ये आपका एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टर्म है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर इतनी चीजें, चलो अगली कहानी समझते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम एनुअल मीटिंग कंक्लूड हो चुकी है। कहां पर हो रही थी, दावोस में हो रही थी। कौन सा एडिशन था, 55वां, 55th एडिशन वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की मीटिंग का दावोस में कंक्लूड हो चुका है, जिसकी थीम थी कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंस एज, ठीक है। कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज। फॉर द फर्स्ट टाइम इतना बड़ा डेलीगेशन, इतने सारे मिनिस्टर्स, इतने सारे राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने। आप देख सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम लार्जेस्ट एवर डेलीगेशन गया था वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में। 100 से ज्यादा कंपनी के सीईओ, 5 यूनियन मिनिस्टर, 3 स्टेट राज्य, मतलब 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, इन सभी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। कुछ राज्यों के रिप्रेजेंटेशन थे जैसे कि केरला, तेलंगाना, यूपी, आंध्रा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। इन राज्यों के रिप्रेजेंटेशन भी आपको वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में देखने को मिल जाएंगे। अब वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में गवर्नमेंट ने, मतलब इंडिया ने 20 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट को सिक्योर किया है, और इस 20 लाख करोड़ रुपए का 80% कहां पर जाएगा, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए जाएगा। तो इंडिया ने सिक्योर किए हैं 20 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। तेलंगाना को 1.79 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। वहीं केरला के इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और उत्तर प्रदेश का जो विजन है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें 2029 तक करनी है और जीरो पॉवर्टी करनी है, इसके लिए भी कमिटमेंट किया गया है इन्वेस्टमेंट का। अब आंध्र प्रदेश ने अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था एज अ बिजनेस विद स्पीड एंड इनोवेशन, और इन्होंने यहाँ पर अपनी जो 1054 किलोमीटर लंबी कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल लाइन है, उसको रिप्रेजेंट किया और कहा किस तरीके से हम यहाँ पे इकोनॉमी डेवलपमेंट कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने खुद को रिप्रेजेंट किया था एज अ इंडस्ट्रियल पावर हाउस ऑफ इंडिया, और तेलंगाना ने रिप्रेजेंट किया था तेलंगाना मीन्स बिजनेस। ये अलग अलग राज्यों की थीम्स आपको देखने को मिल जाएंगी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ पर गए हैं, अमेरिका गए हैं। कुछ समय पहले फ्रांस गए थे। फ्रांस में क्या क्या डील साइन हुई वो सारी बातें हमने देख ली। अभी हम बात कर रहे हैं अमेरिका के विजिट के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूएसए विजिट है, जिसमें इंडिया और यूएसए के रिलेशन को बूस्ट करने की तैयारी हो रही है। हम यहाँ पे ट्रेड, डिफेंस और सिक्योरिटी पे फोकस करेंगे। यहाँ पर दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि दोनों देशों के जो बायलैटरल ट्रेड है, तो दोनों देशों के बीच का जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उसको हम $500 बिलियन कर लेंगे बाय द 2030। ये दोनों देशों के बीच का टारगेट है। इसके अलावा इंडिया ने यह भी कहा है कि हम और भी ज्यादा यूएसए के ऑयल को परचेस करेंगे, गैस को परचेस करेंगे और मिलिट्री इक्विपमेंट को परचेस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मेगा पार्टनरशिप पे भी अभी हम बात करने वाले हैं। आखिरकार ये क्या है, यहाँ पर देखिएगा, दो टर्म्स लिखी हुई है, MIGA और MAGA।
तो MIGA का मतलब है मेक इंडिया ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया है, मेगा पार्टनरशिप, दोनों देशों के बीच में मेगा पार्टनरशिप हुई है। और यहाँ पे मेजर हाईलाइट ये था कि यहाँ पे यूएसए ने डिसाइड किया है कि F-35 जो इनके फाइटर जेट्स हैं उसको वो बेचेगा इंडिया को, मतलब इंडिया आने वाले समय में F-35 फाइटर जेट को प्रोक्योर करने का काम कर सकता है, यूएसए ने ये डिसाइड किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साब। साब एक स्वीडन बेस्ड कंपनी आपको मिल जाएगी, स्वीडिश डिफेंस फर्म साब और HAL जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ज्वाइंट फोर्सेस फॉर एडवांस लेजर वार्निंग सिस्टम इन इंडिया, दोनों मिलके लेजर वार्निंग सिस्टम इंडिया में डिजाइन करने वाले हैं, इसलिए दोनों कंपनीज के बीच में MOU साइन हुआ है फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310। इसमें क्या कहा गया है, इस MOU के अंदर कहा गया है कि दोनों मिलकर इसको पार्टनरशिप के अंदर इसको डिजाइन करेंगे, इसका प्रोडक्शन और मेंटेनेंस करेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का काम साब करेगा, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किसको की जाएगी, HAL को की जाएगी। साब का हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है जबकि HAL का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। HAL के चेयरमैन डॉक्टर DK सुनील है, साब इंडिया के MD आपको मैट्स पालबर्ग देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? अब देखिएगा चाइना का एक और अचीवमेंट आया है। चाइना का क्या अचीवमेंट है, चाइना का जो सेंजाओ 19 क्रू है उसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है, एक आर्टिफिशियल या कह सकते हो कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का काम किया है। तो चाइना सेंजाओ 19 क्रू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड रॉकेट फ्यूल इन स्पेस थ्रू द आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। अब आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस आपकी एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है, मतलब सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज में। तो वैसे ही यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस स्पेस में की है। किसने की है, सेंजाओ 19 के क्रू मेंबर्स ने। इन्होंने क्या किया है, सेमीकंडक्टर कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया है जिसमें इन्होंने इसे कन्वर्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन फ्यूल में। तो इन्होंने सेमीकंडक्टर कैटालिस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल किया और उसको कन्वर्ट किस में किया है, ऑक्सीजन में किया और हाइड्रोकार्बन फ्यूल में इसको तैयार किया है, जिससे आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में हम मून पर प्रॉपर्ली लैंडिंग कर पाएंगे। इसके अलावा एडवांसमेंट हुआ है आपके स्पेस मिशन में और इससे एनर्जी कंजप्शन भी कम होगी आने वाले समय में। ठीक है, इसलिए चाइना के जो सेंजाओ 19 क्रू मेंबर हैं जो कि ऑनबोर्ड थे, किसमें ऑनबोर्ड थे, तियोंगसोंग स्पेस स्टेशन पे, इन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फर्स्ट इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस और यहाँ पे ऑक्सीजन को और रॉकेट फ्यूल को प्रोड्यूस करने का काम किया है। क्लियर? फर्दर डिस्कशन करेंगे, कुछ हम MCQ भी देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जानना जरूरी है कि कल मतलब 14 फेब को हमने कौन कौन से करंट अफेयर्स पढ़े थे, फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोकरा आर्ट वर्क गिफ्ट किया था फ्रांस के प्रेसिडेंट को, और डोकरा आर्ट वर्क हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। इंडिया 4th नंबर का इंटरनेशनल AI समिट को होस्ट करेगा। लोकसभा ने जो ट्रांसलेशन सर्विसेज को 6 नई भाषाओं में एक्सपांड किया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने हर खेत स्वस्थ खेत इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। 10 अवतार थिएटर की शुरुआत महाराष्ट्र और गोवा में आपको देखने को मिल जाएगी। फिर साफ्टा के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी सेबी ने मित्र को लॉन्च किया है। RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलाउ किया है टू ऑफर क्रेडिट बाय UPI। कैनरा बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर माधवन कुट्टी अपॉइंट हुए हैं। चरणजोत सिंह नंदा को 1 साल के लिए ICAI का प्रेसिडेंट बनाया गया और ये 73 नंबर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट 2026 में होगा और प्रोडक्शन 2027-28 में स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे IIT मद्रास और इसरो ने मिलकर इंडिया की पहली एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप शक्ति को डिजाइन किया है। फिर एस्ट्रोनॉमर ने यूनिवर्स का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर डिस्कवर किया है जिसका नाम है क्यूपू, और रशिया ने R-37M एयर टू एयर मिसाइल ऑफर की है इंडिया को। इसके अलावा शिखर धवन के अलावा 4 आपको और प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जिनको चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ICC ने ऑफिशियल सॉन्ग भी रिलीज किया है जिसका नाम है जीतो बाजी। BCCI और ICC ने मिलकर ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है। आर्मी चीफ की जो वाइफ है जिनका नाम है लीतिका लीडर, इनकी एक बुक आई है जिसका नाम है आई एम अ सोल्जर्स वाइफ। और इंडिया 6वें नंबर पे आपको मिल जाएगा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में। ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी इन डिटेल। अगर आपने अभी तक डेली करंट अफेयर्स देखना शुरू नहीं किया तो देखना स्टार्ट कर दो, आने वाले एग्जाम में 100% आपको यूजफुल रहने वाला है। क्लियर है? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अजमेर फॉय सागर लेक? अजमेर की फॉय सागर लेक का नाम आपको वरुण सागर देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन सी।
Recently, which financial institute have been approved by the RBI to offer credit line on the UPI? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास और इसरो दोनों ने मिलकर इंडिजीनियसली माइक्रो प्रोसेसर नेम्ड शक्ति को तैयार किया है। तो शक्ति का पर्पस क्या है? स्पेस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत जल्दी कितने रुपए के बैंक नोट को पब्लिश करने वाला है, जिसमें सिग्नेचर होंगे नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के? तो 50 रुपए के डिनोमिनेशन के नए नोट को रोल आउट किया जाएगा आने वाले समय में। नेक्स्ट है सोले अख्तर। तो सोले अख्तर हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैन फॉर करप्शन। तो करप्शन के मामले में पहली फीमेल क्रिकेटर जिनको बैन किया है, इन पे चार्जेस है कि इन्होंने मैच फिक्सिंग की है, जिनका नाम है सोले अख्तर। कहां से है ये? बांग्लादेश से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 सालों के लिए इन्हें बैन किया गया है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताने वाले हैं कि नेशनल वीमेंस डे हर साल 13 फरवरी को मनाते हैं क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जाते जाते लिंक को एक बार शेयर करके जरूर जाएंगे। टेक केयर।